नमस्कार दोस्तों। अप्रैल 2022 के पूरे महीने के करंट अफेयर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डेली डिस्कशन के तहत हम लोग 10 प्रश्न रोज करते हैं, लेकिन महीने भर के करंट अफेयर के तहत हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपसे परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं, जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा है। करंट अफेयर का दायरा जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि साल भर का 1.5 साल का करंट अफेयर आपसे पूछ लिया जाता है। तो ऐसे में सेलेक्टिव क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है लास्ट में, जिससे कि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को, और एक एक प्रश्न करके उसकी व्याख्या करते चले जाएंगे, और उस व्याख्या के माध्यम से उससे रिलेटेड सारे टॉपिक आपके तैयार हो जाएंगे जो करंट अफेयर में आपसे पूछा जा रहा है। मतलब सारे महत्वपूर्ण टॉपिक का मतलब सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उस टॉपिक से तैयार हो जाएंगे आपके, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको क्वेश्चन तो देखना ही है, व्याख्या को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मैं इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे बताता चलूंगा। स्टैंड अप इंडिया योजना ये चर्चा में रही। अभी 5 अप्रैल 2022 को इसने 6 साल पूरे किए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये योजना लॉन्च कब हुई थी। 6 साल इसने पूरे किए, तो योजना लॉन्च कब हुई थी? तो ये 2016 में लॉन्च हुई थी, 5 अप्रैल 2016 को। स्टैंड अप इंडिया जो योजना है ये 2025 तक बढ़ा दी गई है। क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कब तक बढ़ाई गई है, तो 2025 तक बढ़ा दी गई है। और स्टैंड अप इंडिया जो शुरू हुई थी उस किस लिए शुरू हुई थी, स्टैंड अप इंडिया का उद्देश्य क्या है? अगर आपसे ये कोई पूछ ले कि पर्पज क्या है, स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है उसका पर्पज क्या है, तो आप क्या बताएंगे? मैं इसलिए इसको ऐसे डिस्कस कर रहा हूं कि आप इसको जान जाएं, कैसे चीजों को करना है या तैयार कैसे करना है। तो एससी और एसटी लोगों को इसमें उन्हीं का स्टैंड अप करना है और उनको ऋण देना है। और इसमें उनकी जो वुमेन्स हैं, वुमेन्स को भी इसमें क्या करना है, ऋण देके उनको अपने पैरों पर खड़ा करने की स्कीम थी। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये योजना है स्कूल चलो अभियान, नाम वही है, स्कूल चलो अभियान। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए इसको किया गया है। श्रावस्ती जिला जो है सबसे कम साक्षर जिला है यूपी का, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो श्रावस्ती से इस स्कीम को क्या किया गया, शुरू किया गया, वहां से इसको चलाया जा रहा है। बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर, यहां पर भी इस स्कीम पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। गणगौर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? कभी कभी आपसे प्रश्न सुमेलित करने में पूछ लेता है कि गणगौर त्योहार किस राज्य का है। स्टेट दे दिया आपसे सुमेलित करने में, लेकिन गणगौर राज्य मुख्य रूप से आपको राजस्थान में मिलेगा, या आपको अलग दे देगा तो मध्य प्रदेश में भी मिल सकता है, गुजरात में, पश्चिम बंगाल भी दे दे तो वहां भी सही है। तो ये सभी राज्यों में मनाया जाता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल। और फसल तैयार होने पे ही पहले त्योहार ऐसे रखे ही जाते थे। मार्च से अप्रैल तक ये चलता रहता है। भगवान शिव की पत्नी गौरा की पूजा इसमें की जाती है। इसमें जो पूजा जाता है वो गौरा को पूजा जाता है। किसको? गौरा को। डी ऑप्शन इसका करेक्ट। केंद्र सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने का निर्णय लिया है। तो कब तक लिया है, कब तक उसे समाप्त करने की बात हो रही है? जाहिर सी बात है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है उसी के तहत ये काम किया जाएगा। और इसके लिए 2022 का लक्ष्य रखा गया है। 2022 तक जो सिंगल यूज्ड प्लास्टिक है इसको एक बार यूज करके आप फेंक देते हैं, दोबारा यूज नहीं करते, तो प्रदूषण ये ज्यादा फैलाने में योगदान करता है। सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चिंताओं में से ये है, तो उसको समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। बिरसा मुंडा जनजाति नायक ये किताब है, किसने लिखी है? ये किताब धर्मेंद्र प्रधान ने अभी इसका विमोचन किया है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा नहीं है, ध्यान रखिएगा। और ये किताब लिखी है प्रोफेसर है आलोक चक्रवाल, उन्होंने, आलोक चक्रवाल जी ने ये किताब लिखी है। और ये कुलपति हैं, गुरु घासीराम विश्वविद्यालय बिलासपुर में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में। तो उन्होंने ही जो बिरसा मुंडा, जिनको भगवान के रूप में माना जाता था, बहुत योगदान रहा है इनका। हमारे यहाँ स्वतंत्रता संघर्ष जब शुरू होता है तो ये मुंडा, बिरसा मुंडा बहुत महत्वपूर्ण स्वतंत्रता
आंदोलनकारी थे, तो वनवासियों को सामने लाने का जो प्रयास हुआ इन्हीं लोगों ने किया था, तो उनके बारे में बात की गई है। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन 6 अप्रैल को विश्व स्तर पर किया जाता है। तो इस बार भी 6 अप्रैल को किया गया। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की बात है, तो 6 अप्रैल को इसको आयोजित किया गया। 6 अप्रैल को आयोजित होने वाला जो ये दिवस है, इसकी थीम क्या थी? तो इस बार थीम रखी गई सभी के लिए एक सतत और शांतिपूर्ण भविष्य की सुरक्षा और खेल का योगदान। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। थीम पूछा जाने का जो पर्पज होता है, उसका मतलब यह होता है कि आपने केवल रटा नहीं है, उसके पर्पज को भी समझा है, उसके थीम को। तो आजकल देखिए थीम से प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। सरहुल झारखंड राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है जिसका संबंध है, किससे संबंधित है? तो ये वृक्ष पूजा से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये वृक्ष पूजा से संबंधित है। कहां मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। प्रश्न पत्र में ही आपको दे दिया गया है कि मतलब क्वेश्चन में ही दे दिया गया कि ये झारखंड में मनाया जाता है। और हिंदू महीना चैत्र जो है, तो उसी में अमावस्या के दिन ये मनाया जाता है। इस बार 4 अप्रैल को ये पड़ा, लेकिन 4 अप्रैल से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये अमावस्या के दिन चैत्र महीने में मनाया जाता है। और मुंडा, हो, उरांव, ये जो एसटी समुदाय के लोग हैं वो इसे मनाते हैं। वित्त वर्ष 2022 में भारत का व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट कितना रहा, कितना बढ़ा, ये बात की जा रही है। 2021-22 में ये 87.5% बढ़ गया है और अब हो गया है 192.41 बिलियन डॉलर। अगर कितना होगा पूछा जाए तो 192.41 ये बिलियन डॉलर ये हो गया है। बिलियन डॉलर ये हो गया, लेकिन इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई है आपसे पूछा जाए तो 87.5% ये बढ़ोतरी हो गई है। एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है कि भारत की अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि होगी, कितना ये अनुमान लगाया है उन्होंने, तो ये आपको बताना है। तो ये 7.5%, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 7.5% का अनुमान इन्होंने लगाया है कि 2023 में 2022-23 जो वर्ष रहेगा, तो 2023 इसको लिखा जा रहा है, यानी कि 2022-23 एक साल पीछे का लेके आप चलते हैं फाइनेंशियल ईयर में, तो 2022-23 लिखा जा रहा है, यानी कि 22-23 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा कि 7.5% ये वृद्धि रहेगी। 23-24 में फिर इसने कहा है कि ये 8% के बराबर पहुंच जाएगी। तो 23-24 आएगा इसके बाद में, तो 23-24 में 8% के बराबर ये पहुंचेगी, लेकिन अभी जो रहेगी वो 7.5% रहेगी। कभी आपसे पूछ लिया जाए एडीबी के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, इसका मुख्यालय आपका पड़ता है फिलीपींस में। फिलीपींस में एक स्थान है मंडलोंग स्थान है, और ये पड़ता है आपका फिलीपींस में। अध्यक्ष अभी इसके मासादुसुगु असाकावा है। 68 देश हैं इसमें जो मेंबर है, और 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? एडीबी की। एडीबी के बारे में ये जीके आप याद रखिए। विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने निम्नलिखित में से किस राज्य को 7500 करोड़ रुपए का ऋण देने का फैसला किया है? यह फैसला किया है उसने गुजरात को देने का। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट, जिसका उद्देश्य है राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। और गुजरात को ये विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने ये दिया है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल 2022 आरबीआई मौद्रिक नीति 2022 के अनुसार प्रमुख दरों को जो जारी किया गया, कौन सा उसमें सुमेलित नहीं है? अप्रैल 2022 की ये दरें हैं, तो उसमें रेपो दर 4%, रिवर्स रेपो दर 3.35%, सीमांत अस्थायी सुविधा दर 4.25%, और बैंक दर जो यहाँ पे लिखी हुई है 5.25%। तो बैंक दर और ये जो सीमांत अस्थायी सुविधा दर है, ये दोनों 4.25% ही रही है। डी ऑप्शन इसका गलत दिया है, यही इसका, ये ऑप्शन गलत है। कहने का मतलब 4.25% होना चाहिए। कभी आपसे पूछ लिया जाए एसएलआर कितना रहा है, तो एसएलआर जो रहा है वो 18% के बराबर रहा है। सीआरआर आपसे पूछ लिया जाए कितना रहा है, तो सीआरआर आपका 4% रहा है। यही सारी दरें हैं जो आप याद रखिए, कोई पूछे जाएगी तो हो जाएगी। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने 10 लाख या इससे अधिक रुपए की चेक भुगतान के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली को लागू किया?
सकारात्मक भुगतान प्रणाली का मतलब यह है कि 10 लाख या इससे ऊपर के चेक के लिए ये अनिवार्य तो बनाई गई है, और इसमें जो उच्च मूल्य का जो चेक होगा उसमें ग्राहक को कुछ आवश्यक विवरणों की पुष्टि करनी होगी, जिससे कि जो फेक ट्रांजैक्शन हो जाते हैं वो ना हो पाए। तो ये शुरू किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक बहुत पुराना बैंक है। 1894 में इसकी स्थापना हो गई थी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है, और इसकी जो 1894 का बैंक है तो बहुत सारी इसकी शाखाएं भी हैं, पूरे आपको देश में मिल जाएंगी। लेकिन इसके बारे में इतना ध्यान रखिएगा कि इसने ही ये 10 लाख रुपए या उससे अधिक के चेक के भुगतान के बारे में सकारात्मक भुगतान प्रणाली को लागू किया। वर्ष 2022 के लिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वर्ष 2022 में एमआईटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, सही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे 65वें स्थान के साथ शीर्ष भारतीय संस्थान रहा, तो ये भी बिल्कुल सही है। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तो आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी बॉम्बे तो 65वें पे रहा है, आईआईटी दिल्ली 72वें स्थान पे रहा, ये भी सही। और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष 10 में स्थान बनाने में सफल नहीं रहा। तो यहां पर यह कर दिया हुआ है क्योंकि ऑक्सफोर्ड जो विश्वविद्यालय है वो सेकंड पोजीशन पे रहा है। फर्स्ट पे आपका एमआईटी रहा है, एमआईटी के बाद में ऑक्सफोर्ड रहा है, और ऑक्सफोर्ड के बाद में स्टैनफोर्ड रहा है, ऑक्सफोर्ड के बाद में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रही है। तो इस तरीके से ये डी वाला ऑप्शन गलत दिया हुआ है। भारत में ये ध्यान रखिएगा कि नंबर 1 पे आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी बॉम्बे नंबर 1 पे है, और उसके बाद में आईआईटी दिल्ली की बारी आती है, उनकी 65वां स्थान 72 ये स्थान है। उसके बाद में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी श्रेणी के तहत 100 रैंकों में जो शामिल होने वाला ये जो संस्थान है वो यही दोनों हो गए। और आईआईटी बॉम्बे और दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और दिल्ली ही ऐसा कर पाए हैं। अगर आपसे पूछ लिया कौन कौन से हैं तो आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली 65वीं और 72 72वीं रैंक। किस भारतीय अमेरिकी गायिका ने सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी ग्रैमी अवार्ड जीता है? बाल एल्बम श्रेणी में, यानी कि ये जो श्रेणी है वो सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम, बच्चों के एल्बम की बात हो रही है, तो ये फाल्गुनी शाह ने ये जीता है। इनका नाम क्या है? फाल्गुनी शाह। फाल्गुनी पाठक तो जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो फाल्गुनी पाठक के गाने आए थे, और अभी भी गाती वगैरह होंगी, लेकिन उस समय बहुत फेमस हुई थी। फाल्गुनी शाह एक फालू बाजार इनका एल्बम आया था, तो ग्रैमी के लिए उसमें भी वो नामांकन का पहले भी हो चुका है, लेकिन इस बार इन्होंने ये कलरफुल वर्ल्ड सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में ये ग्रैमी अवार्ड इन्होंने जीता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, और ये है भारत की लेकिन अमेरिकी गायिका है, भारतीय मूल की है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ की गई, क्या ये बात सही है? 8 अप्रैल 2015 ये कभी भी स्कीम आपसे पूछ ली जाती है। भारी उद्योगों को ऋण प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य है। इस अंतर्गत 51% से अधिक ऋण एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को दिया जाता है। तो 51% वाली बात सही है, 8 अप्रैल 2015 सही है, लेकिन ये भारी उद्योग की बात की जा रही है, यह गलत है। छोटे व्यवसायों के लिए विशेष रूप से इसको डिजाइन किया गया था, छोटे व्यवसायों को हेल्प करने के लिए, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाली कौन है? तो इनका नाम है केटंजी ब्राउन जैक्सन। कौन है? केटंजी ब्राउन जैक्सन। और उच्चतम न्यायालय में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश होंगी, पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश है, फर्स्ट ब्लैक वुमेन जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कहां पर? अमेरिका के उच्च न्यायालय में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए ऐप 1064 लॉन्च किया है? इसका उद्देश्य है भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाना। सीएम है यहाँ के धामी, और ये राज्य है उत्तराखंड। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और पारदर्शिता लाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था लाने के लिए इसको किया गया है। फिलहाल हिंदी और इंग्लिश में ये रहेगा, ये दो भाषाएं हैं, इन दोनों भाषाओं में ये उपलब्ध है। अप्रैल 2022 में किस झील के बीचों बीच में फ्लोटिंग एयर थिएटर खोला गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
फ्लोटिंग एयर थिएटर अपनी तरह का पहला थिएटर है। ठीक है, कश्मीर घाटी में लोगों को आकर्षित करने का यह काम करेगा। अगर मैं इतना कहूं तो यह डल झील में खोला गया है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्रीनगर में पड़ती है, श्रीनगर में डल झील आपकी पड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो डल झील में इसको खोला गया है। अब लेक डल के बारे में, डल लेक के बारे में दो तीन बातें आपको ये ध्यान रखनी चाहिए। एक तो श्रीनगर में पड़ती है, ठीक है, श्रीनगर में, और श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल है। शहरी क्षेत्र में ये स्थित लेक है, और वैसे ये वहां की दूसरी सबसे बड़ी लेक भी है। दूसरी सबसे बड़ी श्रीनगर की लेक भी है, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी इसमें थिएटर खोल दिया गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जम जाती है, ठंडकों में जम जाती है, नजारा बहुत अच्छा होता है इसका। भारत कृषि निर्यात वर्ष 2021-22 में कितने अरब अमेरिकी डॉलर रहा? भारत का जो कृषि निर्यात है वो 2021-22 में कितने अरब अमेरिकी डॉलर रहा है? तो ये रहा है 50 अरब अमेरिकी डॉलर। कितना रहा है? 50 अरब अमेरिकी डॉलर। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन। अटल इनोवेशन मिशन के बारे में कौन सा कदम सही है? अप्रैल 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2023 तक अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने को मंजूरी दे दी है। ये पहला स्टेटमेंट है। इसे नीति आयोग द्वारा चलाया जा रहा है, दूसरा है, और ये नवाचार और उद्यमिता के पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। 2023 तक इसको बढ़ा दिया गया है, नीति आयोग के द्वारा संचालन है, और इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप के पारिस्थितिक तंत्र यानी कि उसके इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ही लाया गया था। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। भारतीय विज्ञान प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई अवसर पहल का उद्देश्य क्या है? अवसर पहल एक तो आपसे पूछ लिया जाए किसके द्वारा, तो ये एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। उद्देश्य है कुशल कारीगरों के लिए स्थान के रूप में हवाई अड्डों पर क्षेत्र उपलब्ध कराना। वहां पर कुछ एरिया दे दिया जाए, और हवाई अड्डे के आसपास अगर एरिया दे दिया जाए तो वहां पर अपना ये जो लोग कुछ बनाते हैं वो वहां पर अपनी हुनर को यहाँ पर बेच सके और उससे अपना लाभ उठा सके। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के इतिहास में उपन्यास टॉम ऑफ सैंड प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस उपन्यास का नाम है टॉम ऑफ सैंड, और ये मूल रूप से किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास, ये आपसे पूछा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की पूरे हिस्ट्री में गीतांजलि श्री द्वारा ये लिखित उपन्यास साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। पहला हिंदी भाषा का उपन्यास ये बना है। इसको ट्रांसलेट करके टॉम ऑफ सैंड इसका नाम रखा गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। गीतांजलि श्री का उपन्यास है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। सॉलिड फुल डॉक्टेड रैमजेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया गया? डीआरडीओ ने यह परीक्षण किया है, 8 अप्रैल को किया है, 8 अप्रैल को किया है, और ये किया है चांदीपुर से। कहां से किया है? चांदीपुर से किया है। और 350 किलोमीटर की इसकी उच्च अनुमानित गति सीमा भी है, ये भी ध्यान आपको रखना है। नॉर्मली ये पूछा नहीं जाएगा, और हवाई खतरों को रोकने के लिए ही होते हैं, तो हवाई खतरों को रोकने का काम ये कर सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। यह प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत कार्य करता है, और सीआरपीएफ का वीरता दिवस या शौर्य दिवस जिसको कहते हैं हर साल 9 अप्रैल को मनाया जाता है। ये 3 बातें आपसे कही जाती हैं। सीआरपीएफ जो है 9 अप्रैल को वीरता दिवस मनाता है। 1965 में ये गुजरात के कच्छ केरल में स्थित सरदार पोस्ट में बड़े पैमाने पर आक्रमणी पाकिस्तानी सेना जो थी उसको हटा के इन्होंने इतिहास रचा था। 9 अप्रैल को ही तभी से ये मनाया जा रहा है, बहुत पुरानी है। सीआरपीएफ जो है ये 1939 में ही इसका गठन कर दिया गया था। सेवा और वफादारी इसका आदर्श वाक्य है, और ये प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत नहीं आता है, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर आता है। तो पहला और तीसरा यहां पर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल जो अभ्यास हुआ
इसका आयोजन भारत में किया गया है, बकलो में। 9वां संस्करण आयोजित हुआ है और बकलो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये अभ्यास तो इंपॉर्टेंट है ही है, 9वां संस्करण है, ये ध्यान रखिएगा। और ये बकलो में आयोजित हुआ, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, नाम है इसका गाओफेन 303। गाओफेन 303 किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? 7 अप्रैल को यह लॉन्च किया गया है और ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। वहां पड़ता है ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, तो वहीं से इस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया गया। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसको कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय यूरोपीय आयोग के द्वारा भौगोलिक संकेत इसको दिया गया है। कांगड़ा चाय को प्राप्त करने वाली चाय गई है और कांगड़ा चाय को 2005 में जीआई टैग दिया गया था। ये जो भौगोलिक संकेतक दिया गया है, ये यूरोपीय आयोग ने दिया है। वहां पे अगर दे देगा यानी कि ये इसको मान्यता दे रहा है, ये इसकी गुणों को मान्यता दे रहा है। लेकिन भारतीय जीआई टैग 2005 ही इसको जीआई टैग भारत में दिया जा चुका है। दोनों बातें सही, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर कहां पर स्थित है? देहरादून, हैदराबाद, भोपाल, चंडीगढ़। बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये स्थित है हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में ये स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष मनोज जोशी, डॉक्टर मनोज सोनी, जोशी नहीं सोनी, डॉक्टर मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। गुजरात से बिलोंग करते हैं और दो विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। बहुत सारे पुरस्कार इनको मिले हैं। निष्कर्म कर्म योगी के रूप में इन्होंने दीक्षा प्राप्त की। स्वामी नारायण संप्रदाय के अनुपम मिशन से ये जुड़े हुए हैं और अब यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। इस साल के ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? अगर ये पूछ लिया जाए तो ये पुरस्कार दिया गया है एक बंगाली लेखक, वयोवृद्ध बंगाली लेखक अमर मित्रा। तो अमर मित्रा को 45 साल पहले इन्होंने छोटी कहानी लिखी थी, तो उसके लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये कहानी थी गांव बरो। इन कहानी का नाम था गांव बरो, तो इनकी कहानी भी ध्यान रखिएगा, गांव। 10 अप्रैल 2022 को मेलबर्न विक्टोरिया में आयोजित फार्मूला 1 2022 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री किसने जीता है? और ये जीता है चार्ल्स लेक्लर ने। चार्ल्स लेक्चर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाएगा कि ये ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री किसने जीता इस बार? 10 अप्रैल को तो आयोजन हुआ, लेकिन किसने जीता डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, तो बी ऑप्शन आप याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक का आयोजन अप्रैल 2022 में कहां किया गया? तो 20वीं बैठक थी और इसका आयोजन पक्के बाघ अभ्यारण्य में किया गया है, पक्के टाइगर रिजर्व में किया गया है। और अरुणाचल प्रदेश में यह टाइगर रिजर्व पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में यह टाइगर रिजर्व आपका पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। और ये केसांग जिला वहां पे पड़ता है, वहीं पर है। और ये प्रोजेक्ट टाइगर का भी भाग है। जो प्रोजेक्ट टाइगर हमारे यहाँ चल रहा है, तो प्रोजेक्ट टाइगर का भी ये हिस्सा है, ये टाइगर रिजर्व। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, ये आप बताइए, कमेंट करिए इसमें। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 2022 WSF वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में मिश्रित डबल खिताब किस जोड़ी ने जीता? स्कॉटलैंड में, ये ग्लासगो में आयोजन हुआ और इसको जीता है दीपिका पल्लिकल कार्तिक और सौरभ घोषाल ने। दीपिका पल्लिकल कार्तिक और सौरभ घोषाल ने। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के लिए ये पदक जो मिला था, ये पहला पदक था, पहला स्वर्ण था। ठीक है, और ये इसलिए प्रश्न पूछा जा सकता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय सेना के पिनाका रॉकेट सिस्टम के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया गया? तो ये जो परीक्षण है, ये पोखरण फायर रेंज में किया गया है। पोखरण फायर रेंज
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय सेना ने मिलकर वहां पर यह कारनामा कर दिखाया है। और पिनाका MKI रॉकेट सिस्टम और पिनाका एरिया डेनियल मुनिशन रॉकेट सिस्टम, इनको परीक्षित किया गया है। ये सब इसमें शामिल था। होम्योपैथी पीपुल्स चॉइस फॉर वेलनेस विषय पर 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने होम्योपैथ दवा लगातार खाई। स्किन, अगर आपके पास कुछ भी स्किन से संबंधित प्रॉब्लम है तो आप होम्योपैथ में जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो होम्योपैथ में ज्यादा सही है। जहां पे ऑपरेशन की जरूरत है, कई बार होम्योपैथ में ऐसे सही हो जाता है। तो होम्योपैथी पीपुल्स चॉइस फॉर वेलनेस विषय पर 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है, आपसे पूछा जाए तो इस पे यही सब चर्चा की गई है। नई दिल्ली में यह आयोजन हुआ है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन किया गया, तो ये कहां पर किया गया? माधवपुर जो घेड़ मेला है, ये भगवान कृष्ण और रुक्मणी का जो पवित्र मिलन हुआ था, तो उसके जश्न के तौर पर मनाया जाता है। 2018 से इसको भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है वो मनाने में सहयोग कर रहा है, और ये है गुजरात में। डी ऑप्शन इसको करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग ने स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड फर्स्ट लॉन्च किया, जो 6 मापदंडों पर आधारित है। 6 मापदंड, 6 पैरामीटर्स हैं जिन पे ये आधारित है, सेकी। और दूसरा है कि बड़े राज्यों में गुजरात और छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष पे रहा है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में। तो दोनों सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हेलिना जो है, हेलिना DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, सही है। पोखरण रेगिस्तान में इसका परीक्षण किया गया, ये भी सही है। इसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर है और ये दुनिया में सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक है। 2 तो ऊपर वाले सही है, ये भी सही है। 7 किलोमीटर की केवल मारक क्षमता रखता है। कितनी? 7 किलोमीटर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओनली 7 किलोमीटर, न कि 70 किलोमीटर। DRDO के अगर अध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है। 1958 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में। उमिया माता मंदिर कहां स्थित है? मंदिर का नाम है उमिया माता मंदिर। यह कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक धार्मिक स्थल उमिया माता मंदिर को सामाजिक के चेतना का केंद्र कहा था। और वहां पर इन्होंने कहा कि क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त में दी जा रही हैं, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां भी यहां पर की जा रही हैं, कि धीरे धीरे महत्व बढ़ता चला जा रहा है, तो ये चर्चा में था, इसीलिए पूछा जा सकता है। बाबर आजम और रॉचेल हेंस को मार्च 2022 के लिए आईसीसी मेंस एंड वीमेंस, अब मंथली दिया जा रहा है ना, तो मेंस एंड वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। वो क्रमशः किस देश के हैं? तो बाबर आजम तो है पाकिस्तान का, और ये रॉचेल हेंस जो यहां पर पढ़ रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाबर आजम, राचेल हेंस। राचेल हेंस ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में और ये है आपका पाकिस्तान में, पाकिस्तान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत नागरिक यूरी गागारिन ने पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भरी थी और अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले वो पहले व्यक्ति बने थे। ठीक है, उस दिन तो 12 अप्रैल का दिन जो था, 12 अप्रैल 1961 में हुआ था, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर 12 अप्रैल को मनाया जाता है। अप्रैल 2022 में शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन हो गया। वे थे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री व दार्शनिक, गायक व लेखक, पटकथा लेखक व अभिनेता, नर्तक व गायक। क्या थे ये? 1989 में परिंदा फिल्म के पटकथा लेखक के तौर पर भी जाने जाते हैं, लेकिन इन्होंने अभिनय भी किया है। तो दोनों ये हो जाएंगे, पटकथा लेखक और अभिनेता। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेल पॉलिश, रॉकी हैंडसम, टू स्टेट्स,
हिची, ये सब इनकी फिल्में हैं। शहबाज शरीफ को नेशनल असेंबली में वोटिंग के जरिए पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। उनकी पार्टी का नाम क्या है? किस पार्टी से यह है? पाकिस्तान के विपक्षी दल के नेता थे ये शहबाज शरीफ, और इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया है। तो ये जो भाई हैं वो किसके भाई हैं? ये किसके भाई हैं पता है आपको? नवाज शरीफ के भाई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं शहबाज शरीफ। तो उनकी जो पार्टी है नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन है ना, तो वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसी पार्टी से ये भी ताल्लुक रखते हैं। पार्किंसंस रोग को निम्नलिखित में से कौन सी समस्या ये नहीं जाना जाता है कि पार्किंसंस जो रोगी है उसको कौन सी प्रॉब्लम नहीं होती? उसको कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, संज्ञानात्मक समस्याएं हो जाती हैं, जोड़ों में गंभीर दर्द भी हो जाता है, यौन रोग भी हो सकता है, और मूत्राशय की समस्या। क्या सब हो सकती है? इसमें जोड़ों का जो गंभीर दर्द दिया है यह नहीं हो सकता। जोड़ों में गंभीर दर्द नहीं होता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी समस्याएं होती हैं, नींद की समस्या भी हो जाती है, यौन रोग होते हैं, और मूत्राशय की समस्या, मनोरस की समस्या, निगलने की समस्या, सॉल्विंग प्रॉब्लम आती है। अब सॉल्व नहीं कर पाते कुछ, लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि जब इंसान किसी बीमारी से जूझता है तो कठिनाई के लिए ही जूझता है, निगलने में ही दिक्कत हो जाए। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार इसने दिया है और ये देश है इक्वाडोर। प्रश्न संख्या 46 है। 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता निम्नलिखित में से किस शहर को दी गई? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें भारत का मुंबई और हैदराबाद दोनों सेलेक्ट हुआ है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन, जो आप एफएओ के नाम से जानते हैं, तो एफएओ और आर्बर डे फाउंडेशन एक है, इन दोनों ने क्या किया, संयुक्त रूप से इसको 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। और हैदराबाद को लगातार दूसरे वर्ष ये मान्यता दी गई है। इसके बारे में याद रखिएगा, ये सेकेंड टाइम है, लगातार दूसरी बार। और मुंबई पहली बार दी गई है। एफएओ की जहां तक बात करें, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है इसका हेडक्वार्टर कहां है। इसका हेडक्वार्टर आपका पड़ता है रोम में, इटली में। और इसकी स्थापना हुई थी तो ये 1945 में हुई थी। खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। तो 16 अक्टूबर को 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो काउंसिल है, उसने बिजिएस्ट एयरपोर्ट का दर्जा किसे दिया है? जो सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है उसका दर्जा किसको दिया है? तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार 2021 का जो ये व्यस्ततम हवाई अड्डा रहा है वो अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रहा है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टॉप 10 में अटलांटा प्रथम पे रहा है, डलास फोर्थ वर्थ सेकंड रहा है, फिर डेनेवर रहा है। ऐसे ये हवाई अड्डे हैं। और शीर्ष 10 हवाई अड्डों में 8 यूएसए के हैं। आप देख लीजिए कि यूएसए और इंडिया में या अन्य देशों में 2 चीन के हैं, तो कितना अंतर है आप ये जान सकते हैं। हवाई यात्रा थोड़ा सा महंगा है, मतलब महंगी है हवाई यात्रा। तो महंगी होने के कारण जहां पे परचेजिंग पावर होगी वहां लोग इसको ज्यादा करेंगे। इंडिया में भी अब ट्रेंड बढ़ रहा है, लेकिन कोविड के पहले ज्यादा अच्छा था। अब धीरे धीरे ये क्या हुआ है, धीरे धीरे ये महंगा हो गया है। तो महंगे के होने के कारण और बहुत सारे जो उसमें जांच वगैरह होती है, इन सारी चीजों के कारण थोड़ा सा इसमें इंडिया में तो गिरावट आई है इसमें। और हमारे यहाँ की एयरलाइंस भी सब घाटे में चल रही हैं। तो ये 10 हवाई अड्डों में भारत का कोई नहीं है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तारीख दिवस दिया गया है। 5 अप्रैल नेशनल मैरीटाइम डे, 17 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, और 11 जो अप्रैल है, 11 अप्रैल नेशनल सेफ मदरहुड डे,
और 13 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस। ये 4 डेट यहाँ पर दी हैं। जब ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो उसमें जो आपको नहीं आते हैं वो पूछे भी नहीं जाते हैं। जैसे आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस कौन सा है, और आप पूरा ध्यान यहाँ पर केंद्रित कर देते हैं। आप बस केवल पगड़ी के बारे में सोचते हैं और सारे डे जो आपको पता है वो नहीं देखते। वर्ल्ड हेल्थ डे इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट डे है, इस पर ध्यान दीजिए। तो आप देखेंगे कि ये 7 अप्रैल की जगह 17 अप्रैल दे दिया गया है। ये होना चाहिए 7 अप्रैल और 17 अप्रैल दे दिया है, यही सही सुमेलित नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये वर्ल्ड हेल्थ डे ये 17 अप्रैल यहाँ गलत दिया है, 7 अप्रैल होना चाहिए। बाकी भी याद कर लीजिए। नेशनल मेरीटाइम डे भी आपसे पूछा गया है 5 अप्रैल। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने किस अभिनेता के 10 साल के लिए ऑस्कर में भाग लेने पर रोक लगा दी? ये घटना आप जानते हैं, क्योंकि ऐसी घटनाओं पे आपका ध्यान खूब जाता है। आयोग ऐसा पूछता नहीं है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे थप्पड़ मारने की घटना आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि स्मिथ जो है विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को थप्पड़ मारा था। तो क्रिस रॉक को मारा था, इनको तो थप्पड़ पड़ा था, यानी इनको मारा। और किसने मारा? इन्होंने मारा, है ना, इन्होंने मारा। तो इन्होंने जिन्होंने मारा तो उसी पे तो प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और 2022 के एकेडमी अवार्ड्स में ये हुआ था। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज ने ये घोषणा की कि अब 10 साल तक ये ऑस्कर में प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे। युवा भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रगनंदा ने प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट ये शिकस्त देकर जीता। तो किसे शिकस्त देकर जीता? तो ये आर प्रगनंद ने जीता है। भारतीय युवा ग्रैंड मास्टर हैं, आप जानते हैं। अभी ये 16 साल के हैं, बहुत कम उम्र है इनकी। भारत के ही जीएमडी गुकेश इन्होंने हरा दिया, और गुकेश हारे हैं, ये जीत गए। और आइसलैंड के रेकजाविक में ये आयोजित हुआ था। 9 राउंड में 7.5 अंक इन्होंने हासिल किए। ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये बताने की बात है ना। और अभी ऑनलाइन टूर्नामेंट में भी दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को उन्होंने हराया था जब ये चर्चा में आए थे। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जीएमडी गुकेश को हरा के इन्होंने, यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि ये रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट की बात हो रही है। अगर पूछा जाएगा कि इन्होंने मैग्नस कार्लसन को किस में हराया, तो ऑनलाइन टूर्नामेंट था। वो क्या था? ऑनलाइन टूर्नामेंट था। तो ये 50 प्रश्न हमने अप्रैल के देख लिए हैं। अगले दिन फिर हम 50 प्रश्न, मतलब अगले एपिसोड में हम देख लेंगे, और इसके पूरे महीने के करंट अफेयर हमारे रिवाइज हो जाएंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट था ये। ऐसे ही पार्ट सेकंड आएगा, जरूरत पड़ेगी तो थर्ड आएगा। तो ऐसे रेगुलर करते रहेंगे। बाकी करंट अफेयर की जो श्रृंखलाएं चल रही हैं उनको आप देखिए, उसमें अलग अलग सेक्शन करके हम लोग डिस्कशन करें। थैंक यू सो मच।